अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू मियां भाई न्यूज़। हाल ही में बाबरी मस्जिद 2.0 का फाउंडेशन स्टोन रखने वाले हुमायूं कबीर ने ऐलान किया है कि ये एआईएमआईएम के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। वेस्ट बंगाल के आने वाले असेंबली इलेक्शन के लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट माना जा रहा है। आखिर ये पूरा मामला क्या है, डिटेल्स में बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सस्पेंडेड टीएमसी लीडर हुमायूं कबीर ने एक बड़ी सियासी अनाउंसमेंट कर दी है। हुमायूं कबीर ने कहा है कि ये अपनी नई पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च करने के बाद एआईएमआईएम के साथ इलेक्टोरल अलायंस बनाएंगे। इससे पहले इन्होंने ऐलान किया था कि ये खुद की पार्टी बनाएंगे और पूरे वेस्ट बंगाल के अंदर इलेक्शन लड़ेंगे। और इन्होंने ये भी ऐलान किया है कि इनकी जो पार्टी रहेगी वो एआईएमआईएम के साथ अलायंस कर मुकाबला करने की तैयारी कर रही है। याद रहे, हुमायूं कबीर को तृणमूल कांग्रेस से सस्पेंड किया गया था और अब ये अपनी अलग सियासी पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कोलकाता से आई रिपोर्ट के मुताबिक हुमायूं कबीर अपनी पार्टी का नाम, ऑफिशियल नाम 22 दिसंबर को अनाउंस करेंगे। इनका कहना है कि इनकी पार्टी असदुद्दीन ओवैसी के एआईएमआईएम के साथ अलायंस करेगी और इस सिलसिले में इनकी ओवैसी से बात भी हो चुकी है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से इन्होंने फोन पर बात भी कर ली है इस मामले को लेकर। हुमायूं कबीर ने बताया है कि असदुद्दीन ओवैसी ने इन्हें हैदराबाद बुलाया है ताकि अलायंस से मुतालिक मजीद डिस्कशन हो सके। ये बयान तब सामने आया जब हुमायूं कबीर ने कल ही मुर्शिदाबाद के बेलडांगा इलाके में बाबरी मस्जिद के लिए फाउंडेशन स्टोन रखा। इस फाउंडेशन लेइंग सेरेमनी के बाद इनके पॉलिटिकल स्टेप्स और अनाउंसमेंट पर और ज्यादा तवज्जो बढ़ गई है। हुमायूं कबीर ने यह भी कहा है कि सिर्फ एआईएमआईएम ही नहीं बल्कि ये सीपीआईएम, कांग्रेस और नौशाद सिद्दीकी की इंडियन सेकुलर फ्रंट यानी आईएसएफ को भी इनवाइट कर रहे हैं कि वो इस अलायंस का हिस्सा बने ताकि मिलकर बीजेपी और वेस्ट बंगाल की रूलिंग पार्टी तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ एक मजबूत सियासी मोर्चा तैयार किया जा सके। ये थर्ड फ्रंट हो सकता है। इनका कहना है कि टारगेट वेस्ट बंगाल की 135 सीट है और अगर अलायंस फॉर्मली तय हो जाता है तो सीट शेयरिंग पर बाद में बात की जाएगी। अगर हम 2021 के वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शन की बात करें तो उस वक्त सीपीआईएम लेड लेफ्ट फ्रंट, कांग्रेस और इंडियन सेकुलर फ्रंट ने मिलकर अलायंस बनाया था, मगर वो अलायंस इलेक्शन में बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं हुआ था। सीपीआईएम और कांग्रेस दोनों 0 पर रहे और आईएसएफ सिर्फ 1 सीट पर जीत पाई थी। अब जब हुमायूं कबीर अपनी पार्टी लॉन्च करने वाले हैं और साथ ही लेफ्ट और कांग्रेस ने अनाउंस कर दिया है कि वो बंगाल में आगे किसी अलायंस के बगैर अलग अलग इलेक्शन लड़ेंगे, तो अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि कबीर के अलायंस वाले प्लान को कितना सपोर्ट मिलता है। पॉलिटिकल एनालिस्ट कह रहे हैं कि बंगाल का इलेक्शन सीन बहुत रैपिडली चेंज हो रहा है और ये डेवलपमेंट्स नए पॉलिटिकल इक्वेशंस क्रिएट कर सकती है। सोर्सेस की रिपोर्ट के मुताबिक सीपीआईएम ने पहले ही क्लियर कर दिया है कि वो हुमायूं कबीर के साथ किसी तरह का अलायंस नहीं करेंगे। कुछ लीडर्स ने तो इन्हें बीजेपी का एजेंट तक करार दे दिया है। इसी वजह से अलायंस बनाने का रास्ता इतना आसान नहीं लग रहा जितना हुमायूं कबीर समझ रहे होंगे। देखिए, इल्जाम तो कोई भी किसी पर भी लगा सकता है। इससे पहले के वेस्ट बंगाल के असेंबली इलेक्शन के अंदर एआईएमआईएम ने ममता बनर्जी की पार्टी से अलायंस करने की रिक्वेस्ट भेजी थी, लेकिन तब जो है उनकी पार्टी ने रिजेक्ट कर दिया था रिक्वेस्ट को, ये कहते हुए कि एआईएमआईएम जो है बीजेपी की बी टीम है। फिर उसके बाद बिहार में भी तेजस्वी यादव और कांग्रेस ने इल्जाम लगाया कि एआईएमआईएम बीजेपी की बी टीम है, लेकिन एआईएमआईएम ने यह साबित कर दिया कि ये बीजेपी की बी टीम नहीं है। इसी तरीके से हुमायूं कबीर पर भी इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि वो बीजेपी के थे। देखिए, हुमायूं कबीर जब बीजेपी के थे उसके बाद तृणमूल कांग्रेस में आए तब ममता बनर्जी ने उनके ऊपर कोई इल्जाम नहीं लगाया क्योंकि वो उनकी पार्टी के साथ मिलकर काम कर रहे थे। जैसे ही ये ममता बनर्जी की पार्टी से निकल गए, अब इनके ऊपर एक के बाद एक इल्जाम लगाना शुरू हो चुका है वेस्ट बंगाल में। अब पूरा वेस्ट बंगाल ये देख रहा है कि 22 दिसंबर को इनकी पार्टी का नाम अनाउंस होने के बाद सियासी तस्वीर किस तरह बढ़ेगी। क्या इनका एआईएमआईएम के साथ अलायंस ग्राउंड रियलिटी में कोई सियासी ताकत क्रिएट करेगा या सिर्फ एक और फेल्ड एक्सपेरिमेंट साबित होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन वेस्ट बंगाल के इलेक्शन से रिलेटेड सारी अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। हैदराबाद का माहौल आज बिल्कुल अलग है। तेलंगाना एक नए दौर की तरफ बढ़ रहा है और इसी सफर का हिस्सा है तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट 2025, जो आज से भारत फ्यूचर सिटी में शुरू हो चुका है। ये 2 दिन का इंटरनेशनल समिट सिर्फ एक इवेंट नहीं बल्कि तेलंगाना की उभरती हुई पहचान, इसकी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ और इसका ग्लोबल कॉन्फिडेंस का एक बहुत बड़ा शोकेस है। आज दोपहर 12:30 बजे पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी फ्यूचर सिटी पहुंच गए, जहां इन्होंने पहले समिट के लिए तैयार की गई स्टॉल्स का डिटेल इंस्पेक्शन किया। पूरे वेन्यू को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक डेकोरेट किया गया है, जहां फ्यूचर टेक्नोलॉजीज, ग्लोबल इनोवेशन और तेलंगाना के एम्बिशियस डेवलपमेंट प्लान को प्रेजेंट किया जा रहा है। बिल्कुल 1:30 बजे पर समिट का ऑफिशियल इनॉग्रल प्रोग्राम शुरू होगा, जिसमें तेलंगाना के गवर्नर डॉक्टर जिष्णुदेव वर्मा ने चीफ गेस्ट के तौर पर शिरकत की है। इनॉग्रल स्पीच में चीफ मिनिस्टर ने अपनी गवर्नमेंट के 2 साल के अचीवमेंट्स को लोगों के सामने रखा। एक गवर्नेंस मॉडल जो पीपुल्स गवर्नमेंट का नाम से जाना जाता है। उन्होंने तेलंगाना के फ्यूचर
रोड मैप और फ्यूचरिस्टिक डेवलपमेंट प्लान को भी हाईलाइट किया, जिसमें से क्लियर विजन था तेलंगाना को ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेज पर एक स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर बनाना। इस समिट में करीबन 3000 से ज्यादा डोमेस्टिक और इंटरनेशनल डेलीगेट्स शामिल हो रहे हैं, जिसमें फॉर्च्यून लेवल कंपनीज, इंडस्ट्रियल लीडर्स, एम्बेसडर, एक्सपर्ट और मल्टी सेक्टर सीईओज तक मौजूद है। इस लेवल का इंटरनेशनल समिट तेलंगाना की हिस्ट्री में पहली मर्तबा हो रहा है और ये स्केल वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम जैसे ग्लोबल प्लेटफॉर्म के बराबर तैयार किया गया है। इनॉग्रल सेशन के बाद चीफ मिनिस्टर ने एक के बाद एक हाई लेवल 1-on-1 और डेलीगेशन मीटिंग शुरू की है। आज 3 बजे से लेकर 7 बजे तक इनका शेड्यूल बहुत ही टाइट लग रहा है, जिसमें लगभग 15 हाई प्रोफाइल राउंड टेबल डिस्कशन रखे गए हैं। हर मीटिंग के लिए तकरीबन 15 मिनट का फिक्स टाइम स्लॉट रखा गया है ताकि हर डेलीगेशन के साथ मीनिंगफुल और डायरेक्ट एक्सचेंज हो सके। आज की मीटिंग में नोबेल पीस प्राइज विनर कैलाश सत्यार्थी, पब्लिक ऑफ कोरिया के डेलीगेट्स, ट्रंप मीडिया के रिप्रेजेंटेटिव्स और अमेजॉन और आइकिया के जैसे ग्लोबल जायंट भी शामिल होंगे। साथ ही टेक्सटाइल, एमएसईज, इलेक्ट्रॉनिक्स, एरोस्पेस और डिफेंस, वेयरहाउसिंग, लॉजिस्टिक्स और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के एक्सपर्ट और कंपनीज भी सीएम के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन कर रहे हैं। SIDBI, वर्ल्ड बैंक और वेस्टर्न यूनियन के सीनियर ऑफिशियल भी समिट का हिस्सा है, जो तेलंगाना के ग्लोबल इन्वेस्टमेंट इकोसिस्टम को एक नई सोच और नए अपॉर्चुनिटी से कनेक्ट करेगा। इतना ही नहीं, इस समिट में वर्ल्ड फेमस स्पीकर और नोबेल लियोरेट्स जैसे कि अभिजीत बनर्जी भी शामिल है। इंटरनेशनल पर्सनालिटीज जैसे एरिक स्वीडर, CEO ट्रंप मीडिया और टेक्नोलॉजी ग्रुप, जेरेमी जॉर्जियंस, वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम और बीकॉइन के किरण माजुमदार शाह भी की नोट सेशन में एड्रेस करेंगे। तेलंगाना का विजन यहाँ सिर्फ इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करना नहीं, बल्कि 2047 तक तेलंगाना को इंडिया का फ्यूचर सिटी और जॉब क्रिएशन लीडर बनाना है। इस गोल को अचीव करने के लिए समिट में टोटल 27 पर्सनल सेशन अरेंज किए गए हैं, जहां स्पेशलिस्ट डिस्कशन, इनोवेशन, एक्सचेंज और बिजनेस टू गवर्नमेंट पार्टनरशिप पर बात होगी। हैदराबाद एयरपोर्ट से फ्यूचर सिटी वेन्यू तक पूरा रूट विजुअली कस्टमाइज किया गया है। 3D प्रोजेक्शन, मैपिंग, LED स्क्रीन इंस्टॉलेशन और डिजिटल स्टोरी टेलिंग के जरिए तेलंगाना की आइडेंटिटी, कल्चर और ग्लोबल रेडीनेस को शोकेस किया जा रहा है। इंटरनेशनल गेस्ट के लिए कल्चरल एंटरटेनमेंट भी ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसमें म्यूजिक डायरेक्टर MM कीरावानी का लाइव कंसर्ट है और तेलंगाना के जैसे कोमुकोया, पेरिनी नाट्यम और बोनालू डांस शामिल है। इस समिट का एक खास सेगमेंट तेलंगाना टूरिज्म डिपार्टमेंट ने डिप्लोमेट्स और ग्लोबल गेस्ट के लिए बुद्धावनम हेरिटेज साइट का स्पेशल विजिट भी अरेंज किया है, जो दुनिया का सबसे बड़ा बुद्धिस्ट थीम पार्क माना जा रहा है। और क्योंकि तेलंगाना की मेहमान नवाजी बिना खाने के मुकम्मल नहीं होती, हैदराबाद की मशहूर बिरयानी के साथ रीजनल ट्रेडिशनल डिशेस भी सर्व किए जा रहे हैं। हर इंटरनेशनल डेलीगेट को एक स्पेशल सोवेनियर किट भी दिया जा रहा है, जिसमें पोचमपल्ली, इकाट शॉल, चेरियाल पेंटिंग, हैदराबादी अतार, पर्ल ज्वेलरी और तेलंगाना के ट्रेडिशनल स्नैक्स जैसे कि सैकुनालू, बादाम की जाली और इपापुआ लड्डू शामिल है। इसके अलावा चीफ मिनिस्टर डिनर और बैंकेट में पार्टिसिपेट करेंगे, जो इस हिस्टोरिक समिट के पहले दिन के ऑफिशियल एंड को मार्क करेगा। तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट सिर्फ एक इवेंट नहीं, बल्कि एक अनाउंसमेंट है, एक मैसेज है दुनिया के लिए कि तेलंगाना अब ग्लोबल डेस्टिनेशन है, बिजनेस के लिए, इनोवेशन के लिए और फ्यूचर बिल्डिंग के लिए। तो ये थी अभी तक की अपडेट। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुश्मन से मुठभेड़ होने की तमन्ना ना करो और अल्लाह से आफियत की दुआ मांगा करो। बुखारी 7237। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, नमाज की पाबंदी कीजिए, कुरान की तिलावत कीजिए और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।